वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। किससे? एक्सटर्नल डेंजर से, शिकारियों से। कोई वहां शिकार नहीं कर सकता। इस हैबिटेट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहां क्या लिख दोगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज। मतलब ऐसी स्पीसीज, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिले, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो यहां क्या लिख दोगे आप? एंडेमिक स्पीसीज। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ। चिल्ड्रन, अगर एक जगह बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए या खाने की कमी हो जाए या कुछ और बुरी हालत हो जाए तो बर्ड्स और एनिमल्स उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। और तो यहां पे क्या लिख दोगे? क्लाइमेटिक चेंजेस। बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट में बदलाव होने की वजह से वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जो चिल्ड्रन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग। मतलब ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें ये डिफरेंस पूछ रहा है। जैसे पहले में पूछ रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर में, ऐसे ही इनमें। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस है। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में देखा भी था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें जानवरों का कोई शिकार नहीं कर सकता, उनको परेशान नहीं कर सकता, उनको नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है ताकि वो जिंदा रहें। इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर थोड़ा सा, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो केवल एनिमल्स का ध्यान रखा जा रहा था और बायोस्फीयर में एनिमल्स का भी ध्यान रखा जाता है, प्लांट्स का भी, ट्रीज का भी ध्यान रखा जाता है, और जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड करते हैं उनका भी। तो आंसर कैसे लिखोगे? एक तरफ आपको लिख लेना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी तरफ आप लिख लोगे बायोस्फीयर रिजर्व। टेबल बना लोगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या लिखोगे? पर्पस इज टू सेव वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। इसका पर्पस क्या है? कि जो जंगली जानवर हैं उनको बचाना है बाहर के खतरों से। बायोस्फीयर रिजर्व में पर्पस इज टू सेव, न केवल प्लांट्स को भी बचाना है, एनिमल्स को भी बचाना है, और ट्राइबल पीपल जो होते हैं, आदिवासी लोग, मतलब आपने देखा होगा जो जंगलों पर डिपेंड करते हैं, उनको भी। इसका एग्जाम्पल में लिख दोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके एग्जाम्पल में लिख दोगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जू और वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अभी हमने देख लिया 2 बार, फिल इन द ब्लैंक में भी अभी यहां पे हमने देखा था, जिसमें एनिमल्स पे को बचाया जाता है। ठीक है। और जू क्या होता है? चिड़ियाघर आप गए होगे, जहां पे आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को और उनको रखा जाता है हमारे लिए, ताकि हम लोग देख पाए। तो इस बार भी क्या करोगे? जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक तरफ लिख लोगे जू, दूसरी साइड लिख लोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जू में क्या करा जाता है? पर्पस इज टू कीप एनिमल्स इन सेफ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। मतलब सेफ रखा जाता है उनको, लेकिन एनवायरनमेंट कैसा है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, यानी लोगों के देखने के लिए। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो आपको पता ही है, पर्पस क्या है? वाइल्ड एनिमल्स को बचाना फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। जू में आर्टिफिशियल हैबिटेट, मतलब उनका जो घर है वो आर्टिफिशियल है, वो जंगल नहीं है। और यहाँ पे इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज में क्या डिफरेंस है? इंडेंजर्ड मतलब ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, जो अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनको नहीं बचाया गया, तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, वो तो होते हैं इंडेंजर्ड। और एक्सटिंक्ट क्या होते हैं? जो एक टाइम पे होते थे लेकिन आज की डेट में है ही नहीं। जैसे आपने डायनासोर सुना होगा कि एक टाइम पे डायनासोर होते हैं, लेकिन क्या आज की डेट में डायनासोर है? नहीं है। तो ये है एक्सटिंक्ट। आंसर कैसे लिखोगे? एक तरफ आप लिख लोगे इंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज एक साइड। द स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड। जो इनकी संख्या इतनी कम हो गई है
कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, उन्हें इंडेंजर्ड कहते हैं। द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ऐसी स्पीसीज चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की जो आज की डेट में है ही नहीं, होती थी एक टाइम पे लेकिन अब नहीं है, उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एग्जाम्पल लिख देना, इंडेंजर्ड के हैं बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, और एक्सटिंक्ट में पैसेंजर पिजन है, डोडो है, डायनासोर है। अब बात करेंगे फ्लोरा और फोना की। मैंने आपको समझाने के लिए हर जगह इमेजेस का यूज किया है, आपको इमेजेस नहीं बनानी है। फ्लोरा, देखो इसकी एक ट्रिक दे रहा हूं, फ्लावर, FLOWER, FL, और फ्लावर किस पे आता है, प्लांट्स पे, ट्रीज पे। तो जब भी प्लांट्स की या ट्रीज की बात होगी किसी पर्टिकुलर रीजन की तो फ्लोरा है। और अगर फोना, फोना में आते हैं हमारे एनिमल्स, तो बस आंसर लिख दो, एक तरफ फ्लोरा एक तरफ फोना, टेबल बनाई। द प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उनको फ्लोरा कहते हैं। इसमें एग्जांपल में दे दो जामुन, साल। द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स मिलते हैं, जैसे लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, एलिफेंट हो गया, बस खत्म। अब है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का मतलब समझो। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना। चिल्ड्रन, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, वहां पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा जंगली जानवरों पे, इन्वायरमेंट पे, विलेज पे, ये हमको बताना है। तो चिल्ड्रन ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं इसका केवल बुरा ही असर है, इसका कोई फायदा थोड़ी है। कोई ऐसा थोड़ी है कि सर पेड़ों को काटने का फायदा भी होता, कोई फायदा नहीं है, सारे के सारे नुकसान है। तो इनको क्या क्या नुकसान होगा वो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स। तो पहले देख लो इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स। अब आप ये बताओ, क्या वाइल्ड एनिमल्स के पास हमारे और आपकी तरह घर है? क्या इनके घरों में एसी लग रहे हैं, पंखा लग रहा है, कूलर लग रहा है? नहीं ना भाई, इनके लिए तो जंगल ही इनका घर है, ये पेड़ पौधे ही इनका घर है, इसी में ये शिकार करते हैं, यहीं पे ये फल फूल खाते हैं। तो अगर इनके पेड़ को ही हम काट देंगे तो क्या होगा? These are the habitats as well as source of food for the wild animals. ये जो पेड़ हैं यही इनके घर हैं, हैबिटेट का मतलब घर है, इन्हीं से इनको खाना मिलता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं हम उनसे उनके घर छीन लेंगे। अब इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, आप देख लो गर्मी कितनी बढ़ गई है। अब इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा बढ़ गई है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो मिट्टी है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, वो भी खराब होती जा रही है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहले ये हेडिंग डाल देना, किस में से, क्वेश्चन में से, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर, देख लो हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मोर ओवर डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी डिफॉरेस्टेशन कम कर देता है। अब पूछ रहा है विलेज, गांवों पे इसका क्या असर पड़ेगा? भाई गांवों पे ये असर पड़ेगा कि रेनफॉल कम हो जाएगी, बारिश कम हो जाएगी, तो हमारा किसान आदमी परेशान होगा। और अभी ये वाली बात हमने पढ़ ली, सॉइल फर्टिलिटी, जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो जो फसल है वो भी अच्छी नहीं होगी। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। सिटी एरिया पे क्या पड़ेगा, शहरों पे? एक तो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, भाई जब पेड़ ही नहीं कर रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो CO2 बढ़ जाएगी, जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। अब ये पूछ रहा है अर्थ पे क्या असर पड़ेगा। अर्थ पे एक तो अर्थ की जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। अभी देखो आप सोच रहे होगे कि सर बार बार वही पॉइंट घूम फिर के आ रहे हैं, तो बेटा वो आएंगे, तो बस आपको 1 या 2 बार याद कर लेना, उसी को हर जगह कॉपी पेस्ट आप करते जाना। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है। अब नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उस पर क्या असर पड़ेगा? देयर विल बी स्कैरिसिटी ऑफ फूड एंड क्लीन एनवायरनमेंट,
भाई क्या नाम है, जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे या कम होंगे तो खाने की कमी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस विल बी वेरी हार्श, जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हार्श हो जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। अब क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ, अब क्या होगा अगर। अब इसमें 3 क्वेश्चन है कि अगर हम पेड़ों को काटते जाएं, ये करते जाएं, ये करते जाएं, इसको भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखो, तो इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे, जैसे देखो यहाँ पे दिखाए, तो क्या होगा भाई, आप कितनी बार पता चल गया, पॉल्यूशन बढ़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, और क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो यही वाली बात लिख दो, पॉल्यूशन विल इंक्रीज, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज, द डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। आप नोटिस कर रहे होगे चिल्ड्रन, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर घुमा फिरा के निकल के आ रहा है। गाइज आपको एक खुशखबरी दे दूं, बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से एमसीक्यूज मांगते हैं, तो हमारे एमसीक्यू चैनल पे जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे 1,21,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका ये वाला लोगो है येलो कलर का, इसके ऊपर एमसीक्यू इस तरह से लिखा हुआ है। इस चैनल को, इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, साइंस में भी, सोशल साइंस में, हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, और वो आपको एमसीक्यू चैनल पे, हमारे ये इंग्लिश बाबा का ही चैनल है, मिल जाएगा। आप सर्च में देख लीजिए, अगर सर्च में नहीं मिलता है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहां से आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब देन द, अगर आप किसी जानवर के घर को ही डिस्टर्ब कर दोगे तो क्या होगा, एनिमल्स विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट, भाई वो बेचारा उसका जो घर है वो लूज कर देगा उसको, एंड विल रीच द लेवल ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, बेचारे मरने शुरू हो जाएंगे और वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। इंडेंजर्ड क्या होता है, जब संख्या इतनी ज्यादा कम हो जाए कि अगर उनका ध्यान ना दिया जाए तो हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज, चिल्ड्रन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो ट्रीज होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं होंगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज, सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की वो कम हो जाएगी। डेजर्टिफिकेशन, अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, देख रहे हो इस वाली इमेज में, कहीं पे ज्यादा प्लांट्स वगैरह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, हर जगह मट्टी मट्टी से दिख रही है, तो मतलब एक डेजर्टिफिकेशन का मतलब रेगिस्तान जैसा एरिया बन जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है इन सब के आंसर दो ब्रीफ में, इसका 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 इसका, इसको भी हम वन बाय वन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब हमें प्लांट्स को भी बचाना है, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, सबको बचाना है। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी नहीं बचाएंगे तो हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड चेन क्या होती है, जैसे घास को खा लिया हिरन ने, हिरन को खा लिया लायन ने, तो इस तरह से एक चेन बनती है। अगर मैं इसमें से घास को हटा दूं तो क्या होगा, घास ना होने पे डियर मर जाएगा, और जब डियर नहीं होगा तो लायन मर जाएगा, तो इस तरह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बुरी तरह इफेक्ट होगा। तो आंसर कैसे लिखोगे, वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन द फूड चेन, हमको बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहिए फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए। द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन में अफेक्ट द होल इकोसिस्टम, अगर कहीं एक जगह फूड चेन में डिस्टर्बेंस आ गया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई, अब ये पूछ रहा है सरकार ने बहुत सारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है वाइल्ड एनिमल्स की। क्यों? इस इमेज को देखो चिल्ड्रन, क्योंकि अभी भी शिकारी चोरी छिपे या इलीगल तरीके से शिकार कर रहे हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से सेफ नहीं है। किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय पोचर्स, पोचर्स होते हैं शिकारी, हंटर, इज स्टिल रैम्पेट, रैम्पेट मतलब अभी भी चल रहा है उनका शिकार, इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी और एरियाज में भी, सो दे आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि शिकारी अभी भी इनका शिकार कर रहे हैं। नेक्स्ट, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल हाउ, चिल्ड्रन याद है आपको जब मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर में आपको डिफरेंस बताया था, तब मैंने आपको कहा था कि बायोस्फीयर में एनिमल्स, प्लांट्स और ट्राइबल्स का भी। अब इन लोगों को देखो, क्या ये लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, क्या ये लोग फेसबुक चला रहे हैं, क्या ये लोग स्कूल जा रहे हैं? नहीं, ये पूरी तरह से जंगल की लकड़ी, जंगल के फल फूल और पूरी तरह से नेचुरल जो हैबिटेट है इनका जंगल, उसी पे डिपेंड रहते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे,
Some tribes depend on jungle for the fulfillment of their basic needs of life. कुछ ट्राइब्स आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड करते हैं, जैसे खाने के लिए, मेडिसिन के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। तो इसीलिए ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करते हैं? जंगलों पे। गाइज, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है englishbaba.eb, englishbaba.eb। वहां पे आप मेरे साथ बात कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, और आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऑलरेडी फॉलो कर लिया है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं या आपकी फैमिली में कोई है तो मुझे आप फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, englishbaba.eb। What are the causes and consequences of deforest? Causes मतलब क्या क्या कारण है, हम क्यों काट रहे हैं हम, ठीक है। कॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज हैं, फॉरेस्ट फायर। कभी कभी जो जंगल है, जंगलों में आग लग जाती है, सूखा पड़ जाता है, हम वहां पे जंगलों को काट रहे हैं, वहां पे फैक्ट्री बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, वहां पे कल्टीवेशन करने के लिए। तो ये तो हो गए कारण। अब वो पूछ रहा है इसके कंसिक्वेंस, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बाढ़ आएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉइल की प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज इन, और जो लेवल है पानी का वो भी और ज्यादा नीचे जा रहा है, कम हो रहा है पानी। व्हाट इज रेड डेटा बुक? क्या होता है चिल्ड्रन? रेड डेटा बुक क्या हो करती है? इसमें डेटा लिखा जाता है ऐसे एनिमल्स का जो इंडेंजर्ड है। तो आंसर कैसे लिखोगे? रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो खत्म होने की कगार पे आ गए हैं, जिनको बचाना बहुत जरूरी है, उसका ये डेटा रखती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? चिल्ड्रन, मैंने फिल इन द ब्लैंक में समझाया था आपको, जब एक जगह से कंडीशन खराब हो जाती है तो एनिमल या बर्ड दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। इंसान भी माइग्रेट करते हैं, जैसे हम गाँव में रहते थे पहले, अब शहरों में लोग आके बसते हैं ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे हॉस्पिटल मिले, अच्छी फैसिलिटीज मिले। आपने डिस्कवरी और उस पर भी देखा होगा, कई बार एनिमल्स बहुत दूर दूर से जाते हैं और इस तरह से बड़ी बड़ी रिवर है ना, ये क्रॉस करते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि उनको अच्छा फूड मिले, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस मिले। द मूवमेंट ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस। किसी भी स्पीसीज का, किसी भी जानवरों का, पक्षियों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर, ईयर के एक सर्टेन पीरियड में, वो ब्रीडिंग के लिए जा सकते हैं। ब्रीडिंग मतलब अपनी संख्या बढ़ाने, रिप्रोड्यूस करने के लिए जा सकते हैं, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकता है जहां पे उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां खराब हो गई हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई हो या बहुत ज्यादा ठंड हो गई हो, तो उससे बचने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी टर्म को हम कहते हैं माइग्रेशन। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continuously cut, is it justified? ये कह रहा है फैक्ट्रीज की डिमांड को पूरी करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को काटते जा रहे हैं, जैसा कि आपको यहां लिखा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये जस्टिफाइड है? अरे नहीं भैया, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं। अरे यार, जंगलों को काट दोगे तो जियोगे कहाँ? खाना कहां से आएगा? नो, इट्स नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज जस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स। बस केवल अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए जंगलों को काटना अच्छा नहीं है। ट्रीज आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ। भाई लंग्स हैं ये, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। दे आर द हैबिटेट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। भाई बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? आप अपने एरिया में जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके लिए क्या क्या कर सकते हो, कैसे लोगों को इनकरेज कर सकते हो? तो बाय टेकिंग अप द फॉलोइंग एक्शन, हम ये एक्शन ले सकते हैं। नंबर 1, प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड ट्रीज। हम छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। नॉट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द, हम अगर कूड़े कचरे को सड़कों पे ना फेंकें तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। फॉरबिडिंग अदर्स टू कट, दूसरे लोगों को भी समझाएं कि भैया पेड़ वेड़ मत काटो, है ना। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये हमारा एनवायरनमेंट है, इसको क्लीन और ग्रीन रखना हमारा कर्तव्य है। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। अब ये पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर पेड़ काटेंगे तो बारिश भी कम होगी, क्यों? चिल्ड्रन, एक टर्म होती है ट्रांसपिरेशन। आपने देखा होगा कई बार आप सुबह सुबह टहलने जाते हो, वॉक करने जाते हो, ग्रीन ग्रास को आपको गीली मिलती है। कई बार आप सरप्राइज होते हो कि यार बारिश तो पड़ी नहीं थी, तो ये पानी कहाँ से आया? एक्चुअली जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो प्लांट ऊपर की तरफ पत्तियों पे ले आता है, और फिर वो जब सूरज देवता निकलते हैं
तो भाई वो पूरा इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है, उनसे बादल बन जाते हैं और उनसे ही क्या हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन कट कर दिया जाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, और क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो फिर रिड्यूस रेनफॉल, बारिश कम होगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ट्रीज गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बहुत सारा पानी वो वाटर वेपर की फॉर्म में निकालते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड दस रिजल्ट्स इन रेनफॉल। तो अगर भैया यही कम हो जाएगा तो फिर वाटर वेपर कम हो जाएगी, क्लाउड्स कम बनेंगे और फिर रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल भी कम हो जाएगी। ये बहुत इजी है। फाइंड अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट। ठीक है, आपको अपने स्टेट में जो नेशनल पार्क, तो इसमें हमने आपको दिखाया कि आप दिल्ली में रहते हो तो बस दिल्ली का ये इस तरह से साइन बना देना। ये रहा हमारे यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दैट्स इट। वाई शुड पेपर बी सेव्ड? जो कागज हम यूज करते हैं पेपर, उसको बचाना क्यों चाहिए? क्योंकि वो ट्रीज से बनता है, पेड़ों से बनता है, और हम उसके लिए क्या कर, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर। अगर हम पेपर को सेव करें तो ट्रीज को भी बचाया जा सकता है। हम क्या क्या कर सकते हैं? पेपर की रिसाइकलिंग कर सकते हैं, पेपर को बार बार यूज कर सकते हैं। अब देखो लास्ट में है कंप्लीट द पजल वर्ड। इस तरह के क्वेश्चन वैसे आंसर में आते नहीं है, पर ये लास्ट में मैंने आपके लिए कर दिया, देख लेना, इसका आंसर ये है। ठीक है, अब बात आती है हमारे लास्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। ये कह रहा है जो फॉरेस्ट को काटना है यानी ट्रीज को काटना अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो लिख देना ट्रू। अगर आप कहते हो नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत है, ट्रीज को काटना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, तो आप लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।